नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। कौन जीतेगा बंगाल? आसाम में बनेगी किसकी सरकार? केरलम में क्या होगा? तमिलनाडु में क्या होगा? ये सब 4 तारीख को पता चलेगा। इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए। लेकिन 4 तारीख के पहले आपके सामने आ जाते हैं ढेर सारे एग्जिट पोल, और हर एग्जिट पोल की अपनी अपनी कहानी। हालांकि एग्जिट पोल के बिना भी हमारे यूट्यूब पर कम से कम कुछ ऐसे लोग हैं जो कमरे में बैठे बैठे सरकार बना भी देते हैं और सरकार गिरा भी देते हैं। जिसकी सरकार उनको चाहिए होती है उसको पूर्ण बहुमत दिला देते हैं, और जिसकी सरकार नहीं चाहिए होती है उसको एकदम से डाउन कर देते हैं, और 3-4 दिन तक यह खेल चलता रहता है। जब रिजल्ट आ जाता है तो फिर सरकार गिराने पर कुछ दिन लग जाते हैं और सरकार नहीं गिरती है, लेकिन वीडियो तो चल ही जाते हैं, लोगों को पसंद होता है। जैसे मैं इस वीडियो में चीख चीख कर कहूं बंगाल में बन रही है ममता दीदी की सरकार, तो बहुत लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि बंगाल में मामला फंस गया है तो लोग कहेंगे ये क्या बता रहे हैं, इसमें क्या होता है। लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि हम उतना ही बताएंगे जितना हमें पता है। जो नहीं पता है उसको बढ़ा चढ़ाकर बताने वाले हम नहीं हैं। देखिए, बंगाल का चुनाव इस बार बहुत अलग चुनाव हुआ है। एसआईआर में जिस तरह से लोगों के वोट कटे हैं, उसके साथ साथ जिस तरह से सेंट्रल फोर्सेस को वहां पर लगाया गया है, जिस तरह से पूरी गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लग गई है, बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि अमित शाह ने इसको अपनी नाक का सवाल बना लिया है। पिछली बार भी मेहनत बहुत की थी, लेकिन पिछली बार चूक गए थे। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर इतना सब करने के बाद भी ममता दीदी की सरकार वापस लौट आती है तो यह हार सीधे सीधे अमित शाह और नरेंद्र मोदी की होगी। कल वहां रह रहे एक दोस्त से मैंने फोन पे बात की तो उन्होंने कहा कि बंगालियों ने ममता दीदी को निराश किया है। तो मैंने कहा कि यह भी तो मुमकिन है कि बंगालियों को ममता दीदी ने भी निराश किया हो। इतने दिनों से वो सत्ता में है, लेकिन बंगालियों को जो उम्मीद थी वो पूरी ना हो पाई हो, यह भी हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ है तो अब बंगालियों को भारतीय जनता पार्टी से निराश होने का पूरा हक है। अब देखिए, दिल्ली में चुनाव हुआ था, आम आदमी पार्टी की सरकार हटी थी दिल्ली से, और 2,500 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन आज तक महिलाओं के खाते में 2.5 रुपया भी नहीं गया है। तो बंगाल में जो वादे किए हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाती है तो वो कैसे और क्यों पूरा करेगी, ये सवाल आपके सामने है। वैसे एग्जिट पोल्स को देखा जाए तो ये नहीं कहा जा सकता कि बंगाल में ममता जी की सरकार जा ही रही है। अलग अलग, जैसे मैट्रिक जो है वो 125 से 40 दे रहा है टीएमसी को, 146 से 141 दे रहा है वो भाजपा को। अब मान लीजिए कि मैट्रिज वाला पोल ही देखते हैं और इसमें टीएमसी अपने हाईएस्ट यानी 144 पर पहुंच जाती है और बीजेपी अपने लोवेस्ट यानी 146 पर पहुंच जाती है, तो मामला फिर फंस जाएगा। सरकार किसी की नहीं बनेगी, हंग असेंबली होगी। इसमें जो अन्य 6 से 10 हैं, जिसमें कांग्रेस भी हो सकती है, सीपीएम भी हो सकती है, दूसरे हो सकते हैं, अगर इन्हीं पार्टियों के अन्य हुए तो वो तृणमूल को समर्थन दे देंगे, भाजपा को समर्थन तो देंगे नहीं। तो मैट्रिक जैसे पोल को भी अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन ही जाएगी, ये कहा नहीं जा सकता। हाँ, चाणक्य स्ट्रेटजीज करके कोई है जो सरकार बनवा रहा है, बहुत साफ साफ भारतीय जनता पार्टी की। इसके अलावा प्रजा पोल है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहा है, लेकिन जनमत पोल्स आप देखेंगे तो वो भारी बहुमत से टीएमसी की सरकार बनवा रहा है। अगर एवरेज निकालते हैं तो 142 सीट मिल रही है टीएमसी को, 145 सीट मिल रही है भाजपा को, 148 का बहुमत है, 7 अन्य हैं, तो ये 7 अन्य जिधर जाएंगे उधर सरकार बनेगी। यानी इन एग्जिट पोल्स के दम पर यह कह पाना कि नहीं पक्के तौर पर भाजपा की सरकार बन रही है, पहली बात तो ये कि ये ही अपने आप में गड़बड़ है। अब देखते हैं 2014 के बाद जो पोल्स हुए हैं बंगाल के, उन पोल्स के बारे में देखते हैं। आप देखेंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जितने एग्जिट पोल थे उसमें बीजेपी और टीएमसी के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई गई थी। कुछ एक एग्जिट पोल एजेंसीज ने बीजेपी के जीत का तब भी अनुमान लगाया था और बीजेपी को 120 से 150 सीट दी थी, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सब पलट जाता है। टीएमसी जीतती है 213 सीट और बीजेपी केवल 77 सीट पर रह जाती है। यह तो केवल बंगाल का मामला है। इसके अलावा भी अगर एग्जिट पोल को देखेंगे तो पिछले लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल से बेहतर कोई नतीजा तो आपको नहीं दिखेगा। पिछले लोकसभा चुनाव के जो एग्जिट पोल आए थे, जिसके बाद प्रदीप गुप्ता जी बाकायदा अपने चैनल पर रो रहे थे,
लगभग सारे एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत दे दिया था। कोई 300 पार करा रहा था, कोई 350 पार करा रहा था, लेकिन जब नतीजा आया तो मालूम यह चला कि भारतीय जनता पार्टी 272 भी पार नहीं कर पाई। टीएमसी और जेडीयू के सहारे उसको सरकार बनानी पड़ी। आजकल एग्जिट पोल के साथ बहुत सारे खेल हो रहे हैं। कई लोगों का आरोप है कि पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसीज को खरीद लेती हैं ताकि वो मन मुताबिक जैसा वो चाहते हैं वैसा एग्जिट पोल दे सकें। देखिए, मैंने सारी जिंदगी स्टैटिस्टिक्स का काम किया है, नौकरी की है बाकायदा भारत सरकार की, और वो भी नेशनल सैंपल सर्वे कहा जाता था, वहां पर था मैं, जिसका काम ही था सर्वे करना। और एक रिजल्ट नेशनल लेवल पर पाने के लिए पूरे देश में आरओज, एसआरओज यानी रीजनल ऑफिसेज, सब रीजनल ऑफिसेज, स्टेट ऑफिसेज और दुनिया भर के होते थे। उतने सारे आंकड़े इकट्ठा किए जाते थे। आंकड़े कैसे इकट्ठा करने हैं उनका साइंटिफिक तरीका था, और उसके बाद उस सैंपल से रिजल्ट निकाला जाता था जिसके ऊपर भरोसा किया जाता था। यहां कई सारी एजेंसी से मैंने बात की, कई बार उनका कामकाज समझने की कोशिश की, तो पता यह चला कि 150 लोगों से फोन पर बात कर लिया और उसी के आधार पर रिजल्ट बता दिया। फोन पर जानकारी मांगना सर्वे का सबसे बुरा तरीका माना जाता है। तो ये सर्वे एजेंसियां कैसे सर्वे करती हैं, कैसे अपने सैंपल चुनती हैं, क्या इनका साइंटिफिक मेथड होता है, किसी को कुछ पता नहीं। इसीलिए इस सर्वे के आधार पर यह कह देना कि बंगाल ममता जी हार गई हैं, मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगी। यह भी कह देना कि बंगाल ममता जी जीत गई हैं, यह भी जल्दबाजी होगी। असल में सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार लोगों की आकांक्षाओं को, लोगों के जो ख्वाब थे उनको पूरा कर पाई है? अगर नहीं कर पाई है तो अगर ममता जी चुनाव जीतती भी हैं तो भी उनको दोबारा सोचना चाहिए। एक और बात कर लूं, फिर बाकी स्टेट्स की तरफ बढ़ूंगा। देखिए, तृणमूल कांग्रेस हो या इस तरह की जो रीजनल पार्टीज हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उन पार्टीज के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो कभी मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देख सकते। जैसे समाजवादी पार्टी के अंदर अखिलेश जी के अलावा कोई और मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। ममता बनर्जी 3 बार से मुख्यमंत्री हैं, वो चाहती तो इस बार एक नया चेहरा सामने ला सकती थी, और ये कार्यकर्ताओं के बीच में, वोटर्स के बीच में एक बहुत पॉजिटिव संदेश लेकर जाता, लेकिन नहीं। अगर चुनाव जीतेंगी तो ममता जी ही मुख्यमंत्री बनेंगी, कोई और मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देख सकता। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसका नुकसान यह होता है कि जो बहुत महत्वाकांक्षी कार्यकर्ता होते हैं वो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। जैसे शुभेंदु अधिकारी किसी जमाने में ममता जी के बहुत करीबी थे, लेकिन वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर तृणमूल में होते तो तृणमूल कितने भी चुनाव जीत जाती, वो वरिष्ठ मंत्री बन जाते, तृणमूल के अध्यक्ष बन जाते, लेकिन कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। मुझे लगता है रीजनल पार्टीज को और फैमिली वाली जो पार्टीज हैं उनको एक बार इस तरह से भी सोचना शुरू करना चाहिए, वरना पार्टियां टूटती रहेंगी, लोग छोड़ के जाते रहेंगे और जनता के बीच में निराशा होती रहेगी। ये तो बात हो गई बंगाल की। रिजल्ट 4 को आएगा, तब देखा जाएगा किसकी बात सही होती है, किसकी बात गलत होती है। आसाम में ये लगता है कि जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं, ये लग रहा है कि एक बार फिर से हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस एक बार फिर से बहुत बुरी तरह से फेल हुई है, ये आसाम में बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि पवन खेड़ा जिस मामले में फंसे हुए हैं, जो आरोप वगैरह लगाए थे, उसका भी कोई खास असर असम में नहीं हुआ है। असम में भी एसआईआर हुआ है, असम में भी काफी लोगों के वोट काटे गए हैं, और मुझे लगता है कि सांप्रदायिकता का जिस लेवल पर प्रदर्शन आसाम में किया गया है उतना शायद देश में कहीं और नहीं किया गया है। और ऐसे में कांग्रेस गोगोई साहब के नेतृत्व में हिमंता बिस्वा शर्मा का मुकाबला करने में नाकामयाब रही है। यह बात बहुत साफ साफ दिखाई दे रही है। अभी बीच में एक विपक्षी पार्टी के बड़े नेता के साथ मैं एक प्रोग्राम में था, मैंने उनसे पूछा कि आसाम का क्या हाल है, तो उन्होंने कहा कि आसाम में कांग्रेस ने लड़ने में देर कर दी, तैयारियों में बहुत ज्यादा वक्त लग गया और ज्यादा लोगों को अपने साथ नहीं ले पाई। कई समाज के लोग कांग्रेस से दूर रहे और इसीलिए आसाम में कांग्रेस के जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। हिमंता बिस्वा शर्मा दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और अगर ऐसा होता है जिसकी उम्मीद ज्यादा लग रही है, तो आसाम कांग्रेस के नेताओं के लिए भी और पवन खेड़ा के लिए भी यह खबर काफी मुश्किल हो सकती है। पवन खेड़ा लगातार पब्लिक निगाह से गायब हैं। जो इस तरह के फैसले आ रहे हैं कोर्ट्स के, ऐसा लगता है कि उनको काफी कुछ का सामना करना पड़ सकता है।
तो असम का रिजल्ट बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अगर तमिलनाडु को देखा जाए तो एक पोल को छोड़कर बाकी सारे जितने पोल हैं वो ये बता रहे हैं कि डीएमके प्लस यानी कि स्टालिन और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो सत्ता में आ रहा है। एक पोल ये बता रहा है कि थलपति विजय जिन्होंने नई पार्टी बनाई है उनकी भी सरकार बन सकती है। एआईडीएमके का वोट उनके पास शिफ्ट हो रहा है। क्या होता है देखते हैं, लेकिन इतना पक्का है, बिल्कुल क्लियर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एआईडीएमके जो है जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी गई है वो बुरी तरह से पिछड़ने वाली है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को कोई सफलता नहीं मिल रही है। अब अगर केरलम की बात करें, जिसको पहले केरला कहते थे, चुनाव के बीच में जिसका नाम केरलम कर दिया गया, उसकी बात करें तो वहां पर सरकार पलटती हुई दिख रही है। वहां पर यह लग रहा है कि कांग्रेस जो यूडीएफ जिसको कहते हैं, यूडीएफ जीतती हुई वहां पर दिख रही है, कांग्रेस और उसके सहयोगी। वहां पर लगातार मुकाबला यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में रहा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां पर मुकाबले से बाहर रही है। लेकिन इस बार कई पोल्स का यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को ठीक ठाक सीटें मिल सकती हैं। जैसे एक पीपल्स इंसाइट करके है जिसका कहना है कि एलडीएफ को 58 से 68, यूडीएफ को 66 से 75 और अन्य यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी इसमें शामिल होगी, इनको 10 से 15 सीटें मिल सकती हैं। पिछली बार लोकसभा में केरलम में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला था और इसलिए यह संभव है कि भारतीय जनता पार्टी को केरला में भी कुछ सफलता मिले, लेकिन सरकार बनाने के आसपास तो वो नहीं रहेगी। कांग्रेस की सरकार वहां पर बन सकती है और इस तरह से एक और स्टेट में कांग्रेस की सरकार हो सकती है। अभी तो बहुत कम स्टेट्स में रह गई है, आंध्र प्रदेश में है, हिमाचल में है। उत्तर से तो हिमाचल के अलावा लगभग गायब है, कहीं नहीं है। और दक्षिण में भी कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में सिर्फ सरकार है। अगर केरलम में सरकार बन जाती है तो दक्षिण में कांग्रेस का दबदबा दिखाई देगा, क्योंकि तमिलनाडु में भी स्टालिन के साथ वो सत्ता में शामिल है। अक्सर ये देखा गया है कि पुदुचेरी में उसी की सरकार बनती है जिसकी तमिलनाडु में होती है, लेकिन इस बार एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार पुदुचेरी में हो सकती है और डीएमके की सरकार जो है वो तमिलनाडु में हो सकती है। ये अलग हो सकता है। पुदुचेरी के बारे में बहुत जानकारी होती नहीं है, हमें भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह के एग्जिट पोल हैं उनको देख के लग रहा है कि कांग्रेस गठबंधन पुदुचेरी से बाहर हो सकता है। पुदुचेरी में कांग्रेस गठबंधन की सत्ता नहीं आ सकती। पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सत्ता आ सकती है, ये फिलहाल कह रहे हैं एग्जिट पोल। लेकिन इन एग्जिट पोल्स के आगे बहुत सारी चीजें समझनी और सोचनी जरूरी है। पहली बात तो यह कि एसआईआर के नाम पर जिस तरह से लगातार लोगों का वोट कट रहा है, क्या यह केवल पॉलिटिकल पार्टीज का मुद्दा है? क्या इसे एक जन आंदोलन में नहीं बदलना चाहिए? जिन लोगों का नाम उस लिस्ट से हट रहा है, जो अब भारत में वोट नहीं दे पाएंगे, इस चुनाव में नहीं दे पाए, आगे कब दे पाएंगे पता नहीं, क्या ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? और क्या सुप्रीम कोर्ट में इसको और ज्यादा एक्टिवली नहीं देखा जाना चाहिए था? अभी तक तो यही देखा गया है कि चाहे बिहार का चुनाव हो, बंगाल का चुनाव हो, मामला सुप्रीम कोर्ट में रहता है, टलता जाता है। बिहार में एक फैसला आ गया कि जिनके पास आधार कार्ड है वो कंसीडर किया जाना है। बंगाल में फैसला आ गया कि जिन्होंने अपील की है उसको कंसीडर किया जाना है, लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। बंगाल में तो बताया जा रहा है सिर्फ 29 लोगों को इसका फायदा हुआ। तो एक तो ये सवाल कि जिस तरह से संस्थाओं पर कब्जा करके एसआईआर के सहारे वोट काटा जा रहा है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए सत्ता में रखने का एक खेल है? और दूसरी बात, विपक्ष को बहुत कायदे से सोचना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का क्या कोई काट है उनके पास? क्या चुनाव के लिए वो तैयारी है जो तैयारी होनी चाहिए? देखिए, बंगाल में ममता दीदी हारे या जीते, लेकिन उनकी तैयारी पूरी थी। एक एक बूथ पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया है। लेकिन क्या यही बात आसाम में कही जा सकती है? क्या यही बात हरियाणा में कही जा सकती है जहां कांग्रेस जीतती हुई लड़ाई हार गई? क्या मध्य प्रदेश में यही बात कही जा सकती है? क्या कांग्रेस के पूरे सिस्टम में कहीं कोई बड़ी दिक्कत है जिसके चलते चुनाव की जिस तरह से तैयारियां होनी चाहिए उस तरह से चुनाव की तैयारी कांग्रेस की दिखाई नहीं देती है? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर सोचना बहुत जरूरी है, कांग्रेस के लिए भी, विपक्ष के लिए भी। वरना ऐसे ही चुनाव होते रहेंगे, रिजल्ट आते रहेंगे और हमारा क्या है, जो रिजल्ट आएगा वो आपको बताते रहेंगे। रिजल्ट आने से पहले ना किसी को जिताएंगे और ना ही किसी को हराएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।